हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, अपनी तैयारी जो है बढ़िया और अच्छे तरीके से आप सभी लोग कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दिया जाए कि हमारे चैनल पे जो आपकी यूपी ट्रिपल एस सी पीटी एग्जाम 2025 की जो आपकी तैयारी साथी रेगुलर बेसिस पे डेली करवाई जा रही है। तो जिसे भी तैयारी अपनी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा। ठीक है, क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो है सुबह 10 बजे डेली आपको देखने को मिलती है। ग्राफ और मैथ्स की क्लास जो दोपहर को 2 बजे देखने को मिलती है, और हिंदी की जो क्लास है आपको शाम को 7 बजे देखने को मिलती है। तो इसी टाइम पे आप सबको क्लास से जुड़ के तैयारी को पूरा कंप्लीट करना है। डिस्क्रिप्शन में आप सभी आएंगे तो आपको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर क्या है, डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट और आपको एग्जाम का अपडेट जो है साथ ही देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखें। और एग्जाम डेट की बात करें तो सभी को पता चल गया होगा, 6 और 7 सितंबर को आपका जो है एग्जाम है। ठीक है, चलेंगे अब क्लास स्टार्ट करेंगे। तबीयत थोड़ी सी खराब है, उसके लिए सॉरी। आई होप कि आपको जो है आवाज़ समझ में आ रही होगी। थोड़ी सी जुकाम हो गया है, सर्दी हो गया, उसके वजह से आपकी जो आवाज़ है थोड़ी मोटी हो गई है। लेकिन आप लोग जो है थोड़ा एडजस्ट करके ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया, शेयर करेंगे। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, देखिए क्या पूछा है। ईसा पूर्व 483 में प्रथम बौद्ध संगीति राजगीर में हुई, इसकी अध्यक्षता रिक्त स्थान ने की। किसने, बताइए। ईसा पूर्व 483 में ईसा पूर्व 483 में प्रथम बौद्ध संगीति राजगीर में हुई। ठीक है, इसकी अध्यक्षता जो है किसने की थी? तो आपका राइट आंसर महाकश्यप ने। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक है, क्लियर है सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। दूसरा नंबर उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। राइट, लेखकों ने सिंधु घाटी सभ्यता के दृष्टिकोण पर विचार करे। लेखकों के लेखकों के सिंधु घाटी सभ्यता के दृष्टिकोण पर विचार करें और चुने कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो देखिए क्या दिया गया है। पहला, गार्डन चाइल्ड सिंधु घाटी के लोग सुमेरियन प्रजाति के थे। सही, आपका जो मिलान है सही है, सुमेलित है। ठीक है, आर डी बनर्जी सिंधु घाटी के लोग द्रविड़ थे, ये भी बात आपका सही है। डॉक्टर गुहा सिंधु लोग मिश्रित प्रजाति के थे, ये भी आपका जो कथन दिया गया है सही है। तो आपका जो कथन गलत है, ऑप्शन नंबर डी वाला गलत है। क्या दिया गया, जॉन मार्शल सिंधु लोग मंगोलिया प्रजाति के थे, आपका गलत है। ठीक है, ये वाला जो कथन दिया गया है आपका असत्य कथन हो जाएगा। ठीक है, सुमेलित नहीं है। क्लियर है सभी को, हाँ या ना? सर जॉन मार्शल के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मंगोलिया प्रजाति के थे, यह कथन आपका सिंधु घाटी सभ्यता के दृष्टिकोण से गलत हो जाएगा। क्लियर सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तीसरा नंबर क्या देगा, किसने बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत की थी, बताइए। किसने बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत की? तो अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत जो आपकी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। क्लियर सभी को। भू राजस्व की वसूली के लिए अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था की शुरुआत आपकी 1793 में कॉर्नवालिस ने की थी। ठीक है, तत्कालीन गवर्नर जनरल था वहाँ का, इसने किया था। ठीक है, चलिए यह व्यवस्था जो है बंगाल प्रेसिडेंसी में सबसे पहले लागू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 4 आपका सामने, आगरा किसने स्थापित किया था, बताइए। अकबर ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, सिकंदर लोदी ने, या शाहजहां ने? आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक, क्लियर सभी को। आगरा शहर सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में बसाया था। ठीक है, ये भी आपसे पूछा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 5वां नंबर। पूछा गया आपका पानीपत का तीसरा युद्ध रिक्त स्थान के दौरान लड़ा गया था, कब? तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था ना, तो देखिए पहला आपका 1526 ईस्वी में। ठीक है, फर्स्ट वाला। सेकेंड वाला आपका 1500 सॉरी, पहला वाला 1526 ईस्वी में, दूसरा वाला 1556, और तीसरा वाला आपका 1761 ईस्वी में। ठीक है, और किसके किसके बीच लड़ा गया था, तो याद रहिएगा। अहमद शाह अब्दाली, ठीक है, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में से मराठों की जो है पराजय हुई थी। ठीक है, मराठे जो है पराजय हो गए थे। चलिए
क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने देगा। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान आमजन को राष्ट्रवाद की भावना से भर देने वाला प्रसिद्ध देशभक्ति गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा रिक्त स्थान द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया था यह? तो यह लिखा गया था साथियों आपका मोहम्मद इकबाल के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका जो बी दिया गया साथियों आपका राइट आंसर, ठीक है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान आमजन को राष्ट्रवाद की भावना से भर देने वाला प्रसिद्ध देशभक्ति गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मोहम्मद इकबाल ने वर्ष 1905 में लिखा था, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, 1905 वाला, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाएगा। आपका है 7वां नंबर प्रश्न। शीत युद्ध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका गलत है, ठीक है। शीत युद्ध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका गलत कथन है? तो देखिए, यह एक आदर्शवादी युद्ध था, सही बात है। यूएसएसआर और अमेरिका युद्ध में सीधे शामिल थे, आपका गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा, ठीक है। क्लियर सभी को? बाकी यह सोवियत यूनियन और यूएसए के गुटों के बीच प्रतिस्पर्धा थी, ये भी आपका कथन सही दिया गया शीत युद्ध के बारे में। यह विश्व में प्रेरित हथियारों की दौड़ थी, ये भी आपका कथन सही है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, 8वां नंबर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था, किसने? बताइए। लाला सुल्तान सिंह ने, बलदेव सिंह ने, लाला लाजपत राय ने, या इनमें से किसी ने नहीं? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों लाला लाजपत राय ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। क्लियर? 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में प्रतिनिधि के रूप में जो है लाला लाजपत राय ने प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था, ठीक है। चलिए अब है आपका क्वेश्चन नंबर 9। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसे हीरोइन ऑफ 1942 की उपाधि प्राप्त हुई थी? बताइए। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसे हीरोइन ऑफ 1942 यानी कि 1942 की उपाधि प्राप्त हुई थी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों अरुणा आसफ अली को, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में? हाँ या ना? चलिए अब है आपका क्वेश्चन नंबर 10। ध्यान से देखिएगा और बताइएगा राइट आंसर का। वर्ष 1929 लाहौर कांग्रेस सत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। चलिए, और उपरोक्त में से कौन से कथन सही है हमें वो बताना है, ठीक है। चलिए तो पहला कथन दिया गया 1929 लाहौर कांग्रेस सत्र के बारे में, इसकी अध्यक्षता जो है नेहरू द्वारा की गई थी, सही कथन है, ठीक है। इसमें पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी, ये भी सही है, ठीक है। इसने जो है 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया, ये कथन भी आपका सही है, ठीक है। गांधी जी ने करो या मरो का आह्वान दिया था, ये आपका गलत कथन है, ठीक है। यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा जो कथन दिया गया है लाहौर कांग्रेस सत्र के बारे में आपका सही हो जाएगा, ठीक है। गांधी जी ने करो या मरो का नारा आपने आखिरी वाले आंदोलन में दिया था, ठीक है। क्लियर है सभी को? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 11 नंबर क्या देगा? वायुमंडल की परत जहां विद्युत चालकता होती है, वायुमंडल की परत जहां विद्युत की चालकता होती है कौन से? समताप मंडल है, क्षोभ मंडल है, आयन मंडल है, या मध्य मंडल है? तो देखिए, वायुमंडल की परत जहां विद्युत चालकता होती है उसको आयन मंडल कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो सी दिया गया है साथियों आपका राइट आंसर, ठीक है। हाँ या ना? चलिए अगला प्रश्न देखा जाएगा आपका 12 नंबर। उत्तर दीजिएगा। भारत और श्रीलंका किसके द्वारा अलग होते हैं? मन्नार की खाड़ी के, पाक स्ट्रेट के, मन्नार की खाड़ी और पाक स्ट्रेट दोनों से, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों मन्नार की खाड़ी और पाक स्ट्रेट दोनों से, ठीक है। पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी दोनों के द्वारा जो है आपका इंडिया और श्रीलंका का विभाजन होता है, ठीक है। क्लियर सभी को? चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 13 नंबर। देखिएगा पूछा क्या गया है, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रणाली भारत में 10% क्षेत्र को आवृत करने वाली दूसरी सबसे बड़ी घाटी है? बताइए इसका सही उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रणाली जो है भारत के 10% क्षेत्र को आवृत करने वाली दूसरी सबसे बड़ी घाटी है? तो यह है आपके साथियों गोदावरी नदी, ठीक है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका ये राइट हो। गंगा नदी को गलती से टिक मत कीजिए, आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सही को? चलिए, और गोदावरी नदी के बारे में बात करें तो यह दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिम घाट के त्रंबक स्थान से निकलती है, और इस नदी की जो लंबाई है आपकी 1465 मीटर है, ठीक है। 1465 किलोमीटर है, सॉरी, ठीक है। कहाँ से निकलती है? तो महाराष्ट्र के त्रंबक पहाड़ी के घाटी से, ठीक है।
त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती है या। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 14 नंबर। नागार्जुन सागर बांध बना हुआ है कहाँ पर, बताइए। नागार्जुन सागर बांध बना हुआ है कहाँ पर, तो यह बना है कृष्णा नदी पर। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक है, क्लियर से को नागार्जुन सागर बांध जो है कृष्णा नदी पर बना हुआ है। इस बांध का निर्माण आपका 1955 से 1967 में आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले और तेलंगाना के नलगोंडा जिले की सीमा पर जो है करवाया गया है। ठीक है, याद है, आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले। ठीक है, आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले और तेलंगाना के नलगोंडा जिले। ठीक है, तेलंगाना के नलगोंडा जिले में के सीमा पर करवाया गया है। ठीक है, चलिए 15 नंबर है। भारतीय राज्य सीमा में हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा। ठीक है, जो भारतीय राज्य सीमा में है। माउंट एवरेस्ट भारत में नहीं है। ठीक है, नेपाल में है। कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों कंचनजंगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक है, क्लियर से को भारतीय राज्य सीमा में हिमालय का सर्वोच्च शिखर आपका कंचनजंगा है। ठीक है, कंचनजंगा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है जो सिक्किम के उत्तर पश्चिम भाग में नेपाल की सीमा पर स्थित है। ठीक है, इसकी ऊंचाई आपकी 8,597 मीटर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 16 नंबर। निम्न में से कौन सा उत्पाद लागत है। ठीक है, निम्न में से कौन सा उत्पाद आपका लागत है, तो उत्पाद लागत आपका यहाँ पे परोक्ष सामग्री हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। ठीक है, क्लियर से को परोक्ष सामग्री आपका जो है क्या है, उत्पाद लागत है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। ठीक है, परोक्ष सामग्री को किसी वस्तु की उत्पाद या उत्पादन लागत कहा जाता है। किसी वस्तु के उत्पादन पर होने वाले खर्च को उस वस्तु की उत्पाद लागत कहते हैं। ठीक है, चलिए अब है आपका 17वां प्रश्न। भारत में खाद्य सुरक्षा अधिनियम वर्ष रिक्त स्थान में लागू हुआ कब, 2011, 12, 13 या 10 में। तो आपका 2013 में लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 संसद द्वारा पारित किया गया था, जिसे भारत सरकार ने 10 सितंबर 2019 को अधिसूचित किया था। ठीक है, चलिए अब है आपका 18 नंबर प्रश्न। उत्तर दीजिएगा। मुद्रास्फीति के समय कर की दरों में निम्नलिखित में से क्या होगा, वृद्धि होगी, कमी होगी, स्थिर बना रहेगा या कमी वृद्धि दोनों होगी, बताइए। मुद्रास्फीति के समय कर की दरों में क्या होगा, तो आपका राइट आंसर हो जाती है कर की दरों में वृद्धि होगी। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। ठीक है, मुद्रास्फीति के समय कर की दरों में वृद्धि होती है। मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिसमें कीमत जो है स्तर में वृद्धि होती है। ठीक है, तथा मुद्रा का मूल्य गिरता है। जो कीमत होती है उसके स्तर में वृद्धि होती है और मुद्रा का जो मूल्य गिरता है। ठीक है, क्लियर सभी को। अर्थात वह अवस्था जिसमें वस्तुओं की उपलब्ध मात्रा की तुलना में मुद्रा तथा साख की मात्रा में अधिक वृद्धि होती है। ठीक है, वह मुद्रास्फीति कहलाती है। मुद्रास्फीति से समाज में आर्थिक विषमताएं बढ़ती हैं तथा व्यापार संतुलन बिगड़ जाता है, क्योंकि आयात में वृद्धि तथा निर्यात में कमी हो जाती है। चलिए अब है आपका 19वां प्रश्न आपके सामने। जनसंख्या का सिद्धांत निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने दिया था, बताइए। जनसंख्या का सिद्धांत निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने दिया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट माल्थस ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक है, जनसंख्या का सिद्धांत अनेक अर्थशास्त्रियों तथा गणितज्ञों द्वारा अलग अलग समय पर दिया गया है, लेकिन रॉबर्ट माल्थस, इनका पूरा नाम था आपका थॉमस रॉबर्ट माल्थस, को जनसंख्या वृद्धि पर काम करने के लिए मुख्य रूप से जो है जाना जाता है। चलिए अब है आपका 20 नंबर। NLRMP का तात्पर्य क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है। NLRMP का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल नेशनल लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक है, NLRMP का तात्पर्य है नेशनल लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। यह योजना वर्ष 2008 में प्रारंभ की गई थी। इस योजना के अंतर्गत भूमि संबंधित आंकड़ों को कंप्यूटर के माध्यम से डिजिटली कृत किया जाता है, ताकि भूमि संबंधी रिकॉर्ड को अधिक सुरक्षित ढंग से रखा जा सके। ठीक है, चलिए अब है आपका है 21वां प्रश्न। राज्यों के पुनर्गठन के लिए बने राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, बताइए। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों फजल अली। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हुआ। ठीक है, क्लियर है सभी को इसके बारे में। आंध्र प्रदेश के निर्माण
से अन्य क्षेत्रों से भी भाषा आधार पर राज्य बनाने की मांग उठने लगी। ठीक है, इसके कारण भारत सरकार द्वारा दिसंबर 1953 में, ठीक है, दिसंबर 1953 में एक 3 स्तरीय राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अली की अध्यक्षता में गठित किया गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 22 नंबर, नागरिक चार्टर में क्या शामिल है बताइए। नागरिक चार्टर में क्या शामिल होता है? तो देखिए, नागरिक चार्टर में आपका प्रासंगिक कार्यालय का नाम, फीस का विवरण, प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज शामिल होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, नागरिक चार्टर में आपका प्रासंगिक कार्यालय का नाम, फीस का विवरण, प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज जो है शामिल होते हैं। क्लियर सभी को? चलिए अब अगला है आपका है 23 नंबर, लोकसभा के स्पीकर के चुनाव की स्थिति किसके द्वारा निर्धारित की जाती है बताइए। लोकसभा के स्पीकर के चुनाव की जो तिथि है किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? प्रोटोम स्पीकर के द्वारा, राज्यसभा अध्यक्ष के द्वारा, संसदीय मामलों के मंत्री के द्वारा, या इनमें से किसी के द्वारा नहीं? तो देखिए, इनमें से किसी के द्वारा नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। ठीक है, लोकसभा के स्पीकर या अध्यक्ष के चुनाव की तिथि निर्धारित नहीं होती। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव चुनावी प्रक्रिया के बाद लोकसभा के निर्वाचित सदस्य में से ही किया जाता है। ठीक है, क्लियर सभी को? लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल आपका 5 वर्ष का होता है। लोकसभा के पहले अध्यक्ष आपके जीवी मावलंकर थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 24 नंबर, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं कैसे बताइए। राज्यसभा के जो सदस्य है कैसे चुना जाता है? तो राज्यसभा के जो सदस्य है एकल हस्तांतरणीय वोटों का प्रयोग कर राज्य और क्षेत्रीय विधायिका द्वारा अप्रत्यक्ष चयनित किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। ठीक है, क्लियर हो गया उसके बारे में। राज्यसभा के सदस्य एकल हस्तांतरणीय वोटों का प्रयोग कर राज्य व क्षेत्रीय विधायिका द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से जो है चुने जाते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अंतर्गत उच्च सदन के रूप में राज्यसभा का उल्लेख है। यह एक आपका अस्थायी सदन है, अर्थात इसे भंग नहीं किया जा सकता। ठीक, चलिए अब है आपका 25 नंबर प्रश्न, निम्न किस राज्य या संघ शासित क्षेत्र में एक उभय उच्च न्यायालय है बताइए। निम्न किस राज्य या संघ शासित क्षेत्र में एक उभय उच्च न्यायालय है बताइए। तो पंजाब और हरियाणा और चंडीगढ़। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक है, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ राज्य जो है केंद्र शासित राज्यों में एक उभय उच्च न्यायालय है। इस उच्च न्यायालय का नाम आपका पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय है और इसकी स्थापना आपकी 1 नवंबर 1966 को की गई थी। ठीक है, 1 नवंबर 1966 को इसकी स्थापना की गई थी। अब है आपका 26 नंबर, बारिश की बूंदे किसके कारण गोल होती है बताइए। बारिश की जो बूंदे होते हैं इसके गोल होने का कारण क्या है? तो इसके गोल होने का कारण है जल के पृष्ठ तनाव के कारण। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। ठीक है, क्लियर हो इसके बारे में। बारिश की बूंदों का गोल होने का कारण है जल के पृष्ठ तनाव से। ठीक है, चलिए यहाँ तक सभी का क्लियर है? क्लियर है तो अगला क्वेश्चन भी आपके सामने है। चलिए बताइएगा, गुप्त ऊष्मा को मापा जाता है कैसे? गुप्त ऊष्मा को कैसे मापा जाता है? तो गुप्त ऊष्मा को मापा जाता है जूल प्रति किग्रा में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। ठीक है, गुप्त ऊष्मा जो है गर्मी ऊर्जा की वह मात्रा है जो एक स्थिर तापमान पर एक चरण यानी कि स्टेप संक्रमण के दौरान अवशोषित या जारी की जाती है। ठीक है, पदार्थ का चरण पदार्थ का वह रूप है जिसमें समान रासायनिक और भौतिक गुण उपस्थित होते हैं। गुप्त ऊष्मा को जो है जूल किग्रा में मापा जाता है। ठीक है, चलिए साथियों अगला क्वेश्चन आपका है 28 नंबर, जब बेकिंग सोडा को जल में गर्म किया जाता है या मिलाया जाता है तो रिक्त स्थान बनता है, क्या बनता है? जब बेकिंग सोडा को जल में गर्म किया जाता है या मिलाया जाता है तो क्या बनता है? तो यह बनता है आपका CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक है, क्लियर सभी को? जब बेकिंग सोडा को जल के साथ गर्म किया जाता है या मिलाया जाता है तो दो प्रकार की अभिक्रियाएं होती है, उष्मा छेपी या उष्मा शोषी। इस अभिक्रिया में कार्बनिक अम्ल H2CO3 बनाता है जिसका अपघटन CO2 के रूप में हो जाता है। ठीक है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र आपका NaHCO3 होता है। ठीक है, चलिए 29वां प्रश्न, हाइड्रोजन परमाणु की परमाणविक त्रिज्या क्या बताइए। हाइड्रोजन परमाणु की परमाणविक त्रिज्या क्या है?
तो 27 PM, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? तो 1766 ईस्वी में हेनरी केवेंडिश ने की थी, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, पूछ सकता है आपसे एग्जाम में। चलिए, अब है आपका 30 नंबर प्रश्न। मानव हृदय के दाएं हिस्से में क्या होता है, बताइए। मानव हृदय का जो दायां हिस्सा है उसमें क्या होता है? तो उसमें डीऑक्सीजनेटेड रुधिर यानी कि रक्त होता है, खून होता है, ठीक है। जिसमें आपका ऑक्सीजन नहीं होता है, ऐसा रक्त जो है आपका मानव हृदय के दाएं हिस्से में होता है, ठीक है। इतना याद रखिएगा। क्लियर सभी को इसके बारे में? जिसको एक प्रकार से अशुद्ध रक्त भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए, अब है आपका 61 61 नंबर। ब्रिक्स का अर्थ क्या है, ठीक है। ब्रिक्स का अर्थ क्या है, बताइए। तो ब्रिक्स, बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रूस, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना, एस फॉर साउथ अफ्रीका। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, ठीक है। पहले जब बना था तो इसमें आपके 5 देश थे, अभी जो है इसमें 10 देश शामिल हो चुके हैं, ठीक है, ब्रिक्स में, करंट में। चलिए, अब देखा जाएगा आपका अगला क्वेश्चन 62 नंबर। ऑनलाइन लेन देन के संदर्भ में भीम का अर्थ क्या है? भीम, भीम का अर्थ क्या है? भीम का फुल फॉर्म पूछा हमसे, ठीक है। तो भीम का फुल फॉर्म होगा भारत इंटरफेस फॉर मनी, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। क्लियर होगा इसके बारे में? भीम एक डिजिटल भुगतान ऐप है जिसका पूरा नाम आपका भारत इंटरफेस फॉर मनी है, ठीक है। चलिए, अगला आपका 63 नंबर, 63 नंबर। उत्तर दीजिएगा राइट से। निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एक आपका मानकीकृत संस्था नहीं है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एक आपका मानकीकृत संस्था नहीं है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों ISI, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा, ठीक है। दिए गए विकल्पों में आपका ISI सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में आपका मानकीकृत संस्था नहीं है। यह भारत के औद्योगिक उत्पादों में गुणवत्ता को चिन्हित करने का काम करती है, ठीक है। यह प्रमाणित करती है कि कौन सा उत्पाद भारतीय मानक यानी कि IS के अनुरूप है। भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि BSI भारत का राष्ट्रीय मानक निकाय है। ISI आपका भारतीय मानक संस्था का एक संक्षिप्त नाम है। यह भारत में वर्ष 1955 से प्रभावी है, ठीक है। चलिए, अब है आपका 54 नंबर। अ नेशन इज मेकिंग के लेखक कौन है? अ नेशन इज मेकिंग, इसके लेखक कौन है? तो अ नेशन इज मेकिंग के लेखक आपके हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा, ठीक है। अ नेशन इज मेकिंग पुस्तक के लेखक तथा राजनीतिज्ञ सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं, ठीक है। चलिए, यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नागरिक थे। इन्हें राष्ट्रगुरु की उपाधि दी गई थी, ठीक है। किसकी उपाधि दी गई थी? तो राष्ट्रगुरु की उपाधि इन्हें दी गई थी। चलिए, आपका है 65। नई दिल्ली में पहला एशियाड कब आयोजित किया गया था, बताइए। नई दिल्ली में पहला एशियाड कब आयोजित किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 4 मार्च 1951 में, ठीक है। वर्ष 1951, 4 मार्च जो है आपकी डेट थी, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, अब देखेंगे आपका है 66 66 नंबर। पहली क्लोन डॉली रिक्त स्थान थी, क्या थी? पहली जो क्लोन थी डॉली, भेड़ थी, बकरी थी, गाय थी या भैंस थी? तो देखिए, अब तो 10वीं या 9वीं क्लास में पढ़ाया गया है, ठीक है। तो यह थी आपकी साथियों भेड़, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी एट हुआ। विश्व में पहली क्लोन डॉली भेड़ थी, ठीक है। क्लियर सभी को? चलिए, अगला आपका 67 नंबर, 67 नंबर। भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला तृतीय उच्चतम नागरिक पुरस्कार कौन सा, बताइए। भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला तृतीय उच्चतम नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो यह आपका जो साथी है पद्म भूषण है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा, ठीक है। पद्म भूषण पुरस्कार भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला तृतीय उच्चतम नागरिक पुरस्कार है। कला साहित्य तथा विज्ञान में बड़े स्तर पर जनसेवा में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न है, ठीक है। जिसकी शुरुआत आपको 1954 में हुई थी, ठीक। जिसकी शुरुआत 1954 में हुई थी। सबसे बड़ा पुरस्कार है वो, ठीक है। 68 नंबर, 68 नंबर। यॉर्क विश्वविद्यालय में किस वर्ष सामाजिक कार्य शुरू हुआ था, बताइए। यॉर्क विश्वविद्यालय में किस वर्ष जो है सामाजिक कार्य शुरू हुआ? तो आपका राइट आंसर वर्ष 1966 में। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में? हाँ ना। यॉर्क विश्वविद्यालय यूनाइटेड किंगडम के यॉर्क शहर में वर्ष 1963 में स्थापित किया गया था, ठीक है। क्लियर सभी को? अच्छा, स्थापित किया गया था ना, स्थापित किया गया था। इस विद्यालय के द्वारा वर्ष 1966 में सामाजिक कार्य का शुभारंभ किया गया था, ठीक है। सामाजिक कार्य का शुरुआत आपको 1966 से किया गया था और इसकी स्थापना 1963 में हुई थी।
69 नंबर, देश में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है, कब? तो 11 मई को, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। ठीक है, देश में प्रतिवर्ष 11 मई को जो है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। यह कार्यक्रम 11 मई 1998 को पोखरण में सफलतापूर्व परमाणु परीक्षण किए जाने के उपलक्ष्य में जो है मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अब है आपका 70 नंबर आखिरी क्वेश्चन। मंजीरा लोक नृत्य में निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण बजाया जाता है, बताइए। मंजीरा लोक नृत्य में कौन सा उपकरण जो है बजाया जाता है? तो देखिए, मंजीरा लोक नृत्य का आयोजन मेवात जिले में बड़े बड़े नगाड़ों, डफली व मंजीरों के द्वारा, ठीक है, नगाड़ों, डफली और मंजीरों के द्वारा जो है किया जाता है। तो ये सभी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए, इस नृत्य में महिला एवं पुरुष दोनों भाग लेते हैं। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है कंप्यूटर। तो उम्मीद करता हूं आपको क्लास जो अच्छी लगी, पसंद है तो अपना फीडबैक जो है क्लास का नीचे कमेंट में, क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करेंगे आप लोग, चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना फीडबैक जो है नीचे कमेंट में दे के जाएंगे। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।